अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? ऑप्सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। सो सबसे पहले आ जाता है कि रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना वो सर्कल में मूव करे, मतलब किसी इस तरह से मूव करे है कि ये जो सेंटर है इसका इससे कुछ वो कंसर्न नहीं है, तो हम कहते हैं इस तरह की जो मोशन होती है बच्चे वो सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने इर्द गिर्द घूम रहा है तो इस तरह की जो मोशन होती है बच्चे ये रोटेशनल मोशन होती है। ठीक है, इसको रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, इसको सर्कल भी बोलते हैं कि वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, किसी और चीज के गिर्द घूम रहा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के गिर्द अपने इर्द गिर्द घूम रहा हो तो वो हमारे पास क्या होती है, रोटेशन होती है। तो यहाँ पे पहले वो डिफाइन ही करें इंट्रोडक्शन में कि रोटेशनल मोशन होती क्या है। रोटेशनल मोशन बेसिकली टर्निंग है या स्पिनिंग मोशन है एक ऑब्जेक्ट की उस पॉइंट के अराउंड, उस एक्सिस के अराउंड जो उसी के अंदर से पास होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया भी है कि अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जो अपने ही अराउंड मूव कर रहा होता है, अपने ही एक्सिस उस पॉइंट के अराउंड जो उसके अंदर से पास ऑन कर रहा है, जिसको हम नाम देते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन कहते हैं रोटेशनल मोशन जो होती है ना किसी भी रिजिड बॉडी की, रिजिड बॉडी बच्चे इसको कहते हैं जो हार्ड बॉडी होती है, लाइक ये भी हमारे पास हार्ड बॉडी ही है। और या फिर हम कहते हैं जिसको अगर सर्कल में मूव करवाएं तो उसके अगर ये पॉइंट है ये पॉइंट है, इनके दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो। तो कोई से दो रैंडम पॉइंट्स है, अगर उनके दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो तो हम कहते हैं वो रिजिड बॉडी। ये मूव करेगी तो इसकी शेप वगैरह तो नहीं चेंज होगी ना अगर मैं इसको रोटेट करवाऊंगी। तो ऐसी ऑब्जेक्ट को पहली बार रिजिड बॉडीज को बोलते हैं जो सॉलिड होती है, मतलब हार्ड होती है, और दूसरा उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होती, मतलब उसकी शेप वगैरह चेंज नहीं होती जब आप उसको सर्कुलर मोशन में मूव करवाते हैं। ठीक है, कहते हैं सपोज करिए हमने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया। एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या? कहते हैं कोई भी जो हमारे पास रोटेटिंग बॉडी होती है ना उसके सेंटर से एक लाइन गुजरी होती है जिसके अराउंड वो मूव कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके सेंटर से एक लाइन गुजरती है जिसके अराउंड ये रोटेट कर रहा होता है, इसके गिर्द ये घूम रहा होता है। तो उसी के सेंटर से जो गुजरने वाली लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसको हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करता है अपने एक्सिस के गिर्द तो उसके सेंटर में से जो एक स्ट्रेट लाइन गुजरती है वो हमारे पास क्या होती है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। लाइक ये इस फिगर में आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन बता रहा है कि अगर ये एक बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के गिर्द तो इसके सेंटर में से जो ये जो लाइन गुजर रही है तो वो हमारे पास क्या होगा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि ये है क्या। बेसिकली लाइन है जो उसी बॉडी के अंदर से गुजरती है जिसके अराउंड वो रोटेट कर रहा होता है, मतलब जिस पॉइंट के अराउंड जो है रोटेशन टेक प्लेस कर रही है। कहते हैं दिस लाइन रिमेन्स फिक्स ड्यूरिंग रोटेशन। जब आपके पास रोटेशन हो रही होती है ना तो ये लाइन फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती। लाइक जैसे ही मैंने अभी आपको फिगर भी दिखाई है, अगर ये बॉडी रोटेट करेगी तो इसका सेंटर में से गुजरने वाली लाइन चेंज नहीं होगी, ये फिक्स ही रहेगी। जब ये मूव करेगी तो अगर ये वाला पॉइंट है ये रोटेट करता हुआ यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला पॉइंट है ये रोटेट करता हुआ यहाँ पे चला जाएगा, तो इस बॉडी का हर पॉइंट रोटेट करेगा। लेकिन ये लाइन जो है ये फिक्स रहती है, अपनी जगह से मूव नहीं करती, ये सेंटर में ही फिक्स रहती है। ठीक है, कहते हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये हमारे पास कोई पिवट पॉइंट भी होता है। पिवट पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं फिक्स है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास एक रोटेटिंग बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, ये हार्ड बॉडी मैंने क्या किया, इसको इस हैंड से पकड़ के ना इसको मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, इसको पिवट करवा दिया। पिवट का मतलब होता है फिक्स कर दिया, मैंने यहाँ पे एक कील लगा दी। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको रोटेट करवा रही हूँ। अब ये किसके अराउंड घूम रही है, इस पॉइंट के अराउंड घूम रही है। तो जिस पॉइंट के अराउंड घूम रही हो ना उसमें एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है, उसको नाम दिया जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन का। जैसे मैंने आपको फिगर बताई थी कि ये अपनी एक्सिस के गिर्द घूम रही थी, अपने सेंटर पॉइंट के गिर्द घूम रही थी, तो ये सारी की सारी बॉडी रोटेट कर रही थी। फिर इसका सेंटर पॉइंट था वो हमारे पास किसके सेंटर के अराउंड घूम रही थी ना, इस सेंटर पॉइंट को हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला। अब यहाँ पे फिगर कुछ इस तरह से शो की हुई है कि जिसको मैंने इस पॉइंट से एंड से इसको पिवट करवा दिया, मतलब इसको टाई कर दिया, फिक्स कर दिया। अब ये इस पॉइंट के अराउंड जो है ना ये रोटेट करेगी। तो इस पिवट पॉइंट को भी हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला जा सकता है। या फिर कहते हैं जो हमारे पास हिंज होते हैं, लाइक हमारे पास ना अक्सर आपने देखा होगा डोर की साइड पे ना हमारे पास इस तरह से कब्जे वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इसको भी हम पिवट पॉइंट मान सकते हैं क्योंकि इसके अराउंड जो है ना वो डोर ओपन हो रहा होता है, बंद हो रहा होता है या खुल रहा होता है, मतलब रोटेट कर रहा होता है। तो इस पॉइंट का अराउंड जो है वो रोटेट कर रहा होता है। ये भी हो सकता है, ये कोई भी अदर स्पोर्ट हो सकती है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं पे भी हो सकता है। लाइक यहाँ पे इसके सेंटर में नहीं है, ये एंड पॉइंट पे जहाँ पे उसने आपको टाई किया और उसको फिक्स करवाया, पिवट करवा दिया, तो इसके राउंड रोटेशन हो गया। आपके पास डोर के केस में मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा मैंने आपको ये भी फिगर दिखाई है कि जो अपने सेंटर के राउंड मूव कर रहा है तो इसका सेंटर में से जो लाइन गुजरी है, तो पिवट पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता। कहते हैं हमारे पास अगर कोई रोटेटिंग रिजिड बॉडी है तो उसका हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, डिफरेंट पॉइंट होंगे, वो सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ घूमेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, वो इसी की एग्जांपल बार बार ले रहा है कि आपने इसको इस एंड पॉइंट से पिवट किया हुआ, मतलब फिक्स किया हुआ है। अब इस रिजिड बॉडी की
3 डिफरेंट पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया। जब ये रोटेट करती है ना इसको मतलब रोटेट करवाते हैं, मूव करवाते हैं सर्कल में, तो कहते हैं हर पॉइंट जो है वो इसी के अराउंड मूव करेगी, ये भी इसी के पॉइंट अराउंड मूव करेगा, ये पॉइंट भी इसी के अराउंड मूव करेगा और ये वाला पॉइंट भी इसी के अराउंड मूव करेगा। सबके लिए सेंटर यही माना जाता है। तो सबके लिए जो सेंटर है वो हमारे पास क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होगा। कहते हैं हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम लोग कहते हैं ना, कंसीडर करें कि आप किसी भी पॉइंट से आपने स्ट्रेट लाइन की एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट तक, उसका एंगल सेम होगा। आपने सेंटर से यहाँ से इस पॉइंट तक आपने लाइन खींची, इसका एंगल भी सेम होगा। आपने इस लाइन सेंटर से इस पॉइंट तक लाइन खींची, तो सबके लिए जो एंगल होगा वो सेम बनेगा। कहते हैं आप कोई सी भी एक पॉइंट ले लें, हर पॉइंट के लिए जो एक स्ट्रेट लाइन अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से खींचते हैं ना, सबके लिए एंगल सेम ही होता है। ठीक है, इस पॉइंट का ले लें, इस पॉइंट का ले लें, इस पॉइंट का ले लें, हर पॉइंट जो है सेंटर के साथ एक जितना एंगल बना रही होती है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जितने हमारे पास पॉइंट्स आएंगे सब पॉइंट जो है वो सेम एक जैसा एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था। सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन मोशन क्या होती है, फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है। ठीक है, बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट जो है वो या कोई भी बॉडी जो है वो रोटेट कर रही होती है। रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं, रिजिड बॉडी की ये डेफिनेशन है कि अगर आप ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होती जब आप उसको मूव करवाते हैं। फिर हमारे पास ये है कि बस ये मेरे ख्याल है 2-3 डेफिनेशन हैं, एक रिजिड बॉडी की है, एक रोटेशन मोशन की है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन की है। ठीक है, आगे रोटेशन काइनेमेटिक्स को वो डिफाइन करा, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करा। सबसे पहले कहते हैं रोटेशन। रोटेशन का मैंने अभी आपको बताया जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है अपने एक्सिस के अराउंड। ठीक है, और काइनेमेटिक्स का मतलब होता है बच्चे जिससे मोशन को हम डील करते हैं। काइनेमेटिक्स काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ते ही वहां पे जहाँ पे कोई ना कोई मोशन होती है। तो कहते हैं रोटेशन काइनेमेटिक्स है क्या, ये हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डील करती है, वो जो सर्कुलर पाथ में मूव करती है। अच्छा, इसमें हम ये कोई बात नहीं कर रहे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो कौन सी फोर्स लगी, क्या टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, हम ऐसी कोई जिक्र नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव करे तो हम इसकी रोटेशन मोशन को देखेंगे। तो रोटेशन काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर या रोटेशन मोशन को हम स्टडी कर रहे होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ए ऑब्जेक्ट है, वो अगर मूव कर रहा है तो वो किस तरह से मूव कर रहा है, कितना एंगल बनाएगा, तो उसको डिस्कस करेंगे। क्यों मूव कर रहा है, कितनी फोर्स लगी, कितना टॉर्क लगेगा, ऐसा कुछ भी हम डिस्कस नहीं करते। इसमें सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी आ जाती है दैट इज द एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको बोला जाता है। अब एंगुलर पोजीशन को वो डिफाइन करा, कहते हैं एंगल थ्रू विच पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले तो हमें बात करनी है पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर है क्या, वेक्टर से हमें आइडिया हो रहा है वेक्टर है, पोजीशन का मतलब होता है जो पोजीशन इंडिकेट कर रहा हो। हम लोग ना बच्चे प्रीवियस लोअर क्लासेस में ये पढ़ते आए हैं कि हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट ओ है, ठीक है, कोई भी पॉइंट पी है, ओ है, कुछ भी है, पॉइंट पी है, इसकी अगर मैंने पोजीशन बतानी है सेंटर से, तो यहाँ से यहाँ तक ना हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो सेंटर से किसी पॉइंट की जो पोजीशन बताई जाती है कि वहां से वहां तक के कितना डिस्टेंस है, कितने वो पोजीशन डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है, किस डायरेक्शन में है, तो वो पोजीशन बताने के लिए हम वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं, पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपने सेंटर से अगर यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ए लिया हुआ है, इस पॉइंट की पोजीशन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर लेंगे आर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले पॉइंट यहाँ पे था हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना ये पॉइंट ओ पहले यहाँ पे था, तो इसकी जो पोजीशन थी ना मैंने कंसीडर किया कि वो मेरे पास सेंटर से यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर आ रहा है। मैंने इस पॉइंट को अभी इसकी रेफरेंस लाइन मानी। मैंने कहा कि हमारे पास ये जो पॉइंट ए है यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पे आ रहा है। अब ये जो एंगल बना रहा है ना इसके रेफरेंस मतलब इसके इनिशियल पॉइंट से मैंने इसको रेफरेंस लाइन लिया, ठीक है, उस एंगल को हम लोग एंगुलर पोजीशन बोलते हैं। तो वो एंगुलर पोजीशन है क्या, वो एंगल जो पोजीशन वेक्टर मतलब ये वाला जो ए पॉइंट तक का यहाँ से डिस्टेंस है, ये जो पूरी एक लाइन है, वो जो एंगल बना रहा है जब वो यहाँ से रेफरेंस पॉइंट से थोड़ा ऊपर जाता है, तो ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पोजीशन जो वो एंगल बनाता है जब उसको डिस्प्लेस किया जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ पे जब मैं उसको लेके गई डिस्प्लेस करवाया तो वो जो एंगल बनाएगा उसको नाम देते हैं हम लोग पोजीशन का। ठीक है, पोजीशन एंगल का, एंगुलर पोजीशन भी बोला जाता है, इसको एंगल भी बोला जाता है। अब कहते हैं सपोज करिए हमारे पास कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसको हमने कंसीडर किया था ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा कि वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल वो जिसका रेडियस जो है ना यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका रेडियस होता है, सेंटर से किसी भी एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है ना बच्चे वो इसका रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। कहते हैं सपोज करेंगे मेरे पास एक पॉइंट ए था, ठीक है, पॉइंट या ऑब्जेक्ट ए था, वो मूव कर रहा था एक सर्कल में जिसका रेडियस जो है वो आर था। अब हमारे
बस बच्चे सर्कल का जो पूरा एक सर्कल होता है इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। इस सर्कल का अगर मैं छोटा सा हिस्सा लेती हूँ ना बच्चे उसको आर्क लेंथ बोलते हैं। तो कोई सा भी छोटा सा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक होगा या यहाँ से यहाँ तक होगा, इस सर्कल का छोटा सा जो हिस्सा होता है उसको आर्क लेंथ बोलते हैं। तो कहते हैं सपोज करें कि एक पार्टिकल था, एक ऑब्जेक्ट था ए, वो इस सर्कल में मूव किया थ्रू ए स्मॉलर डिस्टेंस आर्क लेंथ एस। वो यहाँ से यहाँ तक मूव किया, कितना डिस्टेंस, एस डिस्टेंस मूव किया, उसको आर्क लेंथ बोलते हैं। ठीक है, अलॉन्ग इस सर्कल, जब वो सर्कल में मूव कर रहा था जिसका रेडियस कितना था आर, एक सर्कल था जिसका रेडियस आर था, वहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ए था, उसने मूव किया थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ आर्क लेंथ, मतलब छोटा सा पोर्शन उसने मूव किया। जब ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो वो एक एंगल बनाएगा सेंटर के ऊपर। तो एंगुलर पोजीशन होगी बिटवीन द रेडियल, मतलब वो जो रेफरेंस लाइन के साथ वो जो है ना वो हमारे पास एक एंगल बनाएगा, उसको हम नाम देंगे थीटा। अब थीटा डिफाइन कैसे होता है बच्चा? थीटा डिफाइंड होता है ये जो उसने सर्कमफेरेंस डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय उसका रेडियस कितना था। ठीक है, तो s डिवाइडेड बाय r, s क्या है? टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मैंने कंसीडर किया कि छोटा सा पार्ट उसने ट्रेवल किया जिसको उसने आर्क लेंथ का नाम दिया, डिवाइडेड बाय रेफरेंस लाइन कितनी थी। ठीक है, रेफरेंस लाइन हमारे पास क्या थी? उसकी रेडियस के इक्वल थी, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? वो थीटा के इक्वल आ जाएगा। बच्चे जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना एंगल नहीं बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ पे मैं ले जाऊँ तो एंगल बढ़ता जाएगा। तो ये s बाय r है। ठीक है, अब हमारे पास वो कहता है कि यहाँ पे हमने आर को जो है ना, ये जो इसकी रेफरेंस लाइन है ये वाली दिस वन, इसको हमने रेफरेंस लाइन लिया। इससे जितना अवे जाते जाएंगे ना उतना एंगल बढ़ता जाएगा। मतलब अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है तो हमारे पास एंगल बढ़ जाएगा, और आ जाएंगे आगे तो हमारे पास उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। कहते हैं ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान लीनियर सिचुएशन में क्या होता है जब स्ट्रेट लाइन में बात करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान एक ऑब्जेक्ट मूव कर, अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना हम इसको रेफरेंस लेंगे। कहते हैं हम लोग सिमिलर इसको एग्जाम्पल करवाया जाता है जब हम लोग पोजीशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के दरमियान। या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट था। ठीक है, इस रेफरेंस पॉइंट से मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू है, इस रेफरेंस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने इस रेफरेंस पॉइंट को 0 का नाम दिया। मैं कहती हूँ एक ऑब्जेक्ट जो है इससे दूर जाना शुरू हो जाता है, जितना दूर जाता जाता उतना डिस्टेंस उसका बढ़ता जाता है। तो वहां पे भी जितना अवे जाता जाएगा उतना हम कहेंगे उसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया। तो वहां पे भी हम एक रेफरेंस पोजीशन ले रहे होते हैं जो यूजुअली उसका इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ पे डिस्टेंस 0 होता है। इससे जितना अवे जाते जाएंगे उतना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमने ये वाली लाइन जो है वो रेफरेंस लाइन ली है, इससे जितना अवे पार्टिकल जाता जाएगा उतना ही एंगल हमारे पास एंगुलर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। हमारे पास सर्कुलर मोशन में जो डिस्टेंस होता है ना वो थीटा के फॉर्म में लिया जाता है। तो जितना जितना वो अवे जाता जाएगा उतना हमारे पास डिस्टेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे रेफरेंस अगर हम 0 पॉइंट ले रहे हैं, इससे जितना अवे जाते जाएंगे स्ट्रेट लाइन में तो उतना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्ट कॉमनली हमारे पास डेफिनेशन और ये फॉर्मूला आता है एमसीक्यूज में कि एंगुलर पोजीशन को या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करें। आप इसको डिफाइन करेंगे, साथ में ये डायग्राम लिखेंगे और साथ में अगर एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, और साथ में ये फार्मूला राइट डाउन करेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास बेसिकली उसने सिर्फ और सिर्फ बताया था एंगुलर पोजीशन को कि एंगुलर पोजीशन क्या होती है, ये थीटा होती है। यही बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को उसी फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो मुझे एंगुलर पोजीशन का पता है तो मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकती हूँ। कहते हैं जो चेंज आता है एंगुलर पोजीशन में, एंगुलर पोजीशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये डायग्राम को थोड़ा सा देखिएगा कि अगर स्टार्टिंग में मेरे पास पॉइंट ए था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने रेफरेंस लाइन मान लिया। अब ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया, यहाँ पे आ गया तो उसका एंगल मैंने कहा थीटा वन है। मैं कहती हूँ थोड़ी देर बाद वो यहाँ से यहाँ पे आ गया तो एंगल उसका चेंज हो गया, मजीद उसका कितना एंगल चेंज हुआ? डेल्टा थीटा। तो वो अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो वो कैसे होगा? मतलब स्टार्टिंग से अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे गया तो उसका एंगल कितना था? थीटा। अगर यहाँ से वो यहाँ पे चला गया तब यहाँ से मजीद आगे चला गया तो टोटल एंगल कितना है? उसको मैं थीटा फाई एफ बोल देती हूँ। मतलब ये हमारे पास, मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे जाता है तो जो उसका एंगल होगा स्टार्टिंग वाला उसको इनिशियल एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो उसको थीटा आई बोल रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ फिर वो यहाँ से यहाँ पे भी चला जाता है तो टोटल यहाँ से यहाँ तक चला गया तो मैंने उसको फाइनल थीटा बोल दिया। अब कितना चेंज आया यहाँ से यहाँ पे? पहले यहाँ से यहाँ पे गया था, फिर यहाँ से यहाँ पे, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहती हूँ तो टोटल चेंज कितना आएगा? उसको डेल्टा आर बोलते हैं। कहते हैं ये जो चेंज आ रहा है ना पोजीशन में, पहले वो इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, तो बार बार जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चूजन रेफरेंस, मतलब इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। इस रेफरेंस पॉइंट से पहले वो इधर गया, फिर वो इधर से इधर चला गया तो मजीद चेंज नहीं आ गया। वो जो जितना चेंज आ रहा है एंगुलर पोजीशन में उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देते हैं। और कितना चेंज आता है वो इस चीज को उसी तरह से लिख रहा है कि हमारे पास टोटल फाइनल कितना माइनस इनिशियल कितना है। कि इनिशियली वो कहाँ से मूव किया था? यहाँ से यहाँ पे मूव किया था तो इनिशियल एंगल ये था। वो फिर यहाँ से यहाँ पे चला गया तो वो फाइनल है। तो चेंज कितना है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बच्चे? अगर मैं टोटल इसमें से इसको माइनस कर दूंगी ना तो ये मेरे पास रिमेनिंग बच जाएगा जिसको डेल्टा थीटा बोल देंगे। तो डेल्टा थीटा क्या होगा?
फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसी चीज को राइट डाउन कर रहा है यहाँ कि अगर जो पार्टिकल या जो ऑब्जेक्ट है अगर वो इस पॉइंट ए से यहाँ पे बी पे चला जाता है तो वो जो जितना एंगल बनाएगा उसको अगर मैं डेल्टा थीटा कह रही हूँ तो वही हमारे पास क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वो जो चेंज आ रहा है, ठीक है, पहले तो वो यहाँ पे था, वो जितना आगे पहले वो इस पॉइंट पे था, जितना आगे वो गया, जितना चेंज मजीद चेंज हुआ वो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल। अब ये किस डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा है बच्चे, ये हमारे पास इस तरह से ना जो घड़ी चलती है वो घड़ी इस तरह से चलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको बोलते हैं। वो काउंटिंग होती है ना, 12 बज के 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, अगर इस तरह से चले तो वो क्लॉकवाइज होती है, लेकिन ये तो उल्टा नहीं चल रहा अक्षय। तो इस तरह से अगर मैं ले रही हूँ तो ये मेरे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरह से ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर क्लॉकवाइज में लेंगे, इसका उल्टा लेंगे, ये तो हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव दी जाती है। अगर मैं क्लॉकवाइज लूंगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये मोस्ट कॉमनली बच्चे एमसीक्यू पूछा जाता है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज होगा तो वो नेगेटिव होगा। अब हमारे पास बात आ जाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमने पढ़ लिया, चेंज को बोलते हैं बेसिकली। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स क्या हैं मुझे, जैसे स्ट्रेट लाइन में अगर हम लोग दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करते हैं तो हम लोग वहाँ पे यूनिट जो होता है वो किस में लेते हैं, वो मीटर में लेते हैं, किलोमीटर में लेते हैं, ये सेंटीमीटर में लेते हैं। तो डिफरेंट यूनिट्स यूज किए जाते हैं ना। इसी तरह से कहते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है तो वहां पे ये जो एंगल हम ले रहे हैं इनके लिए यूनिट्स कौन से होते हैं, कहते हैं इसके लिए जो हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जो सबसे हमारे पास इसका एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो हमारे पास रेडियन है। इसके अलावा हमारे पास डिग्रीज भी होता है, रेवोल्यूशन भी होता है। रेवोल्यूशन क्या होता है बच्चे, पूरा एक सर्कल, यहाँ से आप स्टार्ट हुए थे, यहाँ से वापस यहाँ तक आ जाओ तो इस सर्कल को हम नाम देते हैं रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन क्या है, हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन है, उसको रेवोल्यूशन है। अब एक पूरी रोटेशन में कितना डिग्रीज होते हैं, आप मोस्ट कॉमनली पढ़ते हैं ना एक सर्कल में कितना डिग्रीज होते हैं। हम लोग जब भी मोस्ट कॉमनली हम सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, हम कहते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360। तो पूरी एक सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। तो ये याद रखिएगा, एक कंप्लीट रोटेशन में, रोटेशन का मतलब है पूरा एक सर्कल है उसमें कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्री। अगर आपने रेवोल्यूशन में फाइंड आउट करना है रेडियन कितने हैं, क्योंकि मैंने ऐसे यूनिट बोला है कितने होते हैं रेडियन। ये पूरा सर्कल है ना मेरे पास, इस पूरे सर्कल का ये जो बाउंड्री होती है इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और एक पूरे सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है वो किसके इक्वल होती है, वो 2 पाई आर के इक्वल होती है। अब ये देखिए हमने एंगल कैसे डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आर, मतलब हमारे पास टोटल वो कितना आर्क लेंथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अगर मैं कहती हूँ वो पूरा सर्कल ही कंप्लीट करें तो पूरा जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल नहीं होगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई आर के इक्वल आ जाएगा। तो 2 पाई आर अगर मैं ले रही हूँ डिवाइडेड बाय आर ले रही हूँ तो आर आर से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एंगल मेरे पास कितने आएंगे, 2 पाई रेडियन। तो हमारे पास रेडियंस कितने बचेंगे, 2 पाई रेडियंस बचेंगे। तो यहाँ से ही इस फार्मूले को फाइंड आउट हुआ है कि अगर हमारे पास टोटल सर्कमफेरेंस 2 आई आर है, जब उसको आर से डिवाइड करते हैं तो कितने हमारे पास रेडियंस आएंगे, 2 पाई रेडियंस। अब एक सर्कल में याद रखिएगा कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्री, ठीक है। और एक सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं, वो हमारे पास होते हैं 2 पाई रेडियंस, ठीक है। तो एक सर्कल में डिग्री कितने होते हैं, 360 डिग्री, और रेडियंस कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन। अगर आपसे बोला जाए एक डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल है या एक रेडियन कितने डिग्री के इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल कर दें। एक सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, 360, और सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियन। तो मैंने दोनों को एक सर्कल के लिए दोनों वैल्यूज को लिख दिया, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपने एक रेडियन की वैल्यू निकालनी है, मुझे एक निकालनी है, तो एक इधर मतलब दोनों 2 पाई को इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड कर दें, यहाँ पे आकर 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई यहाँ से हम ले आए थे नीचे, यहाँ से खत्म हो जाएगा, इसकी जगह क्या बचेगा, 1, मतलब कुछ भी ना बचा, मतलब 1। तो 1 रेडियन यहाँ पे बच जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 57.3 डिग्री आएगा। एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, 57.3। ये मोस्ट कॉमनली बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू पूछा जाता है, नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रेडियन, या प्रूव दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है ये एमसीक्यू। आगे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे, जितना वो अगर सर्कल में मूव ऑन कर रहा है ना, जितना एंगल बढ़ता जाएगा एंगल उसकी वैल्यू क्या देगा, उसकी वैल्यू देगा मैग्नीट्यूड की। मतलब फॉर एग्जांपल पॉइंट यहाँ पे है तो एंगल की वैल्यू सिर्फ इतनी है, अगर पॉइंट यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आ जाता है तो एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो एंगल बढ़ता जा रहा है इसकी मैग्नीट्यूड देगा। कहते हैं जो डायरेक्शन फाइंड आउट की जाती है वो कैसे की जाती है, वो राइट हैंड रूल से इस्तेमाल की जाती है। राइट हैंड रूल है क्या,
जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है ना उस डायरेक्शन में फिंगर रोटेट करवाओ, जो थंब होगा वो आपको डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं। तो होल्डिंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जो आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको राइट हैंड में पकड़ें, जो फिंगर्स है वो इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होनी चाहिए। तो थंब हमारे पास क्या होगा, इन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कहा था एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट में हमारे पास सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा होता है, अगर सर्कुलर रोटेशन है, ठीक है, तो सेंटर से एक लाइन गुजरती है। फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर मोशन है ना, तो सेंटर से एक लाइन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने कहा था कोई भी हो सकता है जिसके अराउंड वो मूव करे। अब ये पॉइंट जो है वो किसके अराउंड मूव करे, सेंटर के अराउंड मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ पे आप क्या करें, अपना इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करें, आपके पास जिस डायरेक्शन में थंब प्लेस करें, जिस डायरेक्शन में आपके पास रोटेशन है फिंगर्स प्लेस करें, तो जो थंब होगा वो इन डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। इसी तरह से जैसे ये एक रिजिड बॉडी थी, अब इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था, जहां से आपने उसको पिवट करवाया था, फिक्स करवाया था, तो इसको अपने राइट हैंड में पकड़े, अपनी फिंगर्स को रोटेट कराएं जिस सेक्शन में ये रोटेट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर ये रिजिड बॉडी इस सेक्शन में रोटेट कर रही है तो अपनी कर्लिंग फिंगर्स को इस तरफ करें, तो आपका जो थंब होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है राइट हैंड रूल से, कि जो आपके पास थंब की डायरेक्शन होगी वो उसकी देगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो ये छोटी छोटी हमने टर्मिनोलॉजीज की आज के टॉपिक में, सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किया है, रोटेशनल मोशन को डिफाइन किया है, रिजिड बॉडी को डिफाइन किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफाइन किया। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई भी हो सकता है, वो पिवट पॉइंट भी हो सकता है, वो इन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमने डिफाइन किया रोटेशनल काइनेमेटिक्स को, फिर हमने डिफाइन किया एंगुलर पोजीशन को, उसका फार्मूला लिखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया। ये सारे छोटे छोटे हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये मोस्ट कॉमनली हमारे पास ऐसे यूनिट पूछा जाता है, वो रेडियन है। इसके अलावा यूनिट कौन से है, डिग्रीज है, और रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है वो है। आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल है, राइट हैंड रूल। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये सारा जो टॉपिक है आज का, ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस में है प्लस एमसीक्यूज में, वो मैंने आपको बता दी किस तरह से क्वेश्चन दिया एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। मजीद बच्चे से कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।